हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा घनी आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु चौहान स्वागत करती हूँ आपका लेसन रितु में। तो आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी क्लास लेके आए हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं इतने दिनों से। और आपको पता है हिंदी की पेडागोजी हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस की पेडागोजी। तो सबसे पहले हम सिलेबस करेंगे, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस करेंगे। जो कंसेप्ट है वो तो हम क्लियर कर ही लेंगे, कंटेंट तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे कि क्या सिलेबस है, किस टाइप से हमें करना है, कितने मार्क्स की आती है आपकी पेडागोजी, कहाँ आपके लिए बेनिफिशियल है। क्लियर? तो क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए देखते हैं, आज करेंगे हम ईवीएस की पेडागोजी और इसका सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ईवीएस जो आपकी प्राइमरी लेवल तक आती है, उसके ऊपर लेवल 2 में नहीं आती, आपकी लेवल 1 में आती है। जिसने पहले पेपर दिया है उसको तो अच्छे से चीज़ें क्लियर है कि भी ईवीएस कौन से लेवल में आती है, कितने मार्क्स की आती है। तो ईवीएस जो है आपकी 30 मार्क्स की आती है। ईवीएस सब्जेक्ट जो है आपका प्राइमरी तक 30 मार्क्स का आता है, इनकी लेवल 1 वालों का 30 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपकी 15 मार्क्स की क्या आती है, पेडागोजी आती है। 15 मार्क्स का बाकी का कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। देखो, वैसे तो हम हिंदी वाली पेडागोजी कर चुके हैं और मैंने बताया भी था कि इसमें और उसमें कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, स्किल्स का फर्क है ना। थोड़ी सी चीजें यानी कि वो क्या था, हिंदी का सब्जेक्ट था, एक लैंग्वेज थी वो, उसके हिसाब से हमने बच्चे को पढ़ाना है, उसके हिसाब से हमने प्रॉब्लम्स आएगी हमारे सामने, हमने सोल्यूशन करना है। यहाँ ईवीएस है यानी कि पर्यावरण से संबंधित, हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। इनकी जब हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को पढ़ाने में, तो अलग अलग हो गई ना। थोड़ा सा ये फर्क है, समझने का थोड़ा सा फर्क है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। तो हमारी 15 मार्क्स की आएगी, जैसे इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है 15 मार्क्स की, वैसे ही ईवीएस में भी आपकी 15 मार्क्स की आएगी। क्लियर? ओके। और ये 15 मार्क्स आपके हर एक सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेंगे, इंटीग्रेटेड मान लो आप। तो इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। तो सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको, कि सबसे पहले अपना माइंड सेट करो। मीन्स अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, किसी भी पेपर की तैयारी करनी है, सीटेट की करनी है, एसटेट की करनी है, रीट की करनी है, तो पहले उसका सिलेबस देखो। जो आपने सब्जेक्ट करना है उसका भी आप पहले सिलेबस देखो कि कितना सिलेबस है, हमें कौन से कंसेप्ट, कौन सा कंटेंट है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन से पे कम करना है, कौन सा कितने मार्क्स का आता है, प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स का आता है। इस टाइप से हमें कुछ उसको देखना है, सिलेबस देखना है, उसके बारे में थोड़ा सा मतलब ब्रीफली उसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है? कुछ क्या करते हैं कि सिलेबस नहीं देखते, क्या करना है सिलेबस का, जिस टीचर से हम कर रहे हैं वो तो करवा ही देगा, उसको टेंशन है हमसे ज्यादा, वो अपने आप करवा देगा। नहीं भाई, आप खुद देखो ना, आपको क्या करना है, कितना करना है, आगे आपने क्या करना है, कितना आपने कर लिया, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, तो वो आपको देखना है। क्लियर? तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भैया आपका। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है इसमें, यानी कि सिलेबस में हमारा, कि कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ईवीएस की जो अवधारणा है, यानी कि पर्यावरणीय शिक्षण जो अध्ययन है, उसकी अवधारणा क्या है, उसका स्कोप क्या है, मतलब कितना दायरा है उसका, वो चीज हम जानेंगे। इंग्लिश वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि भी इंग्लिश में इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इंग्लिश में है, इजी लैंग्वेज है, मतलब कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको हिंदी में समझ नहीं आएंगे, इंग्लिश में ज्यादा इजीली समझ आएंगे, तो इसलिए इंग्लिश यूज की है। अदरवाइज हिंदी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बायलिंगुअल हमारा चलेगा। दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस। सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है ईवीएस का, जो हम पर्यावरणीय शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, जो हम देना चाहते हैं, उसका क्या महत्व है, क्या मतलब बनता है उसका। इंटीग्रेटेड ईवीएस, तो इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे। इंटीग्रेट मीन्स सामाजिक अध्ययन को, विज्ञान को, पर्यावरण को, इन सबको जोड़ के बढ़ाना, इन सबको जोड़ के रखना, क्या होता है आपका, इंटीग्रेटेड होता है। तो इसके आगे हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही याद रखो। एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन जो है, और पर्यावरणीय अध्ययन जो शिक्षा है उसको हम पढ़ेंगे। यानी कि पर्यावरण शिक्षण अध्ययन है वो क्या है, और उसकी एजुकेशन है वो क्या है। क्लियर? लर्निंग प्रिंसिपल यानी कि जो हमारे अधिगम सिद्धांत है, करके सीखना, क्रियाशीलता, है ना। इन चीजों के बारे में हमने हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ा था भाई, अब भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको यूँ होता है कि नहीं भाई हिंदी की है तो मुझे हिंदी वाले में ही पढ़नी है, ईवीएस के तो हाँ मुझे अलग से ईवीएस की ही पढ़नी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम अलग कर लेंगे। आगे है स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, वही बात आ गई इंटीग्रेटेड वाली, है कि स्कोप इसकी अवधारणा, हम इसको साइंस और सोशल साइंस दोनों के साथ जोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज की अवधारणा क्या है, यानी कि इसको हम एकीकृत करके पढ़ा रहे हैं। अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, एक अवधारणा,
अवधारणा की समझ होना, उसको रिप्रेजेंट करना, किस टाइप से बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स आप छोटा बच्चा आप देख लीजिए, वो चलता है शाम के टाइम, रात के टाइम, तो वो कहेगा कि चांद मेरे साथ साथ चल रहा है। दिन में चलेगा, सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है, उसको यूं लगेगा, है ना, ऐसे कहता है बच्चा कि उसको यूं लगेगा कि ये मेरे साथ साथ चल रहा है। जब गाड़ी या कहीं बैठा होगा किसी व्हीकल में, तो पेड़ पौधे ऐसे में चलते हुए दिखाई देते हैं, तो बच्चे को यूं लगा कि ये चल रहे हैं। तो बस यही अवधारणा है बच्चे की, हमें इसी को प्रेजेंट करना है, इसी को उसे क्या करना है, समझ प्रस्तुत करनी है। समझ उसके अंदर क्या करनी है, विकसित करनी है कि भाई ये पेड़ नहीं चल रहे, ये चांद नहीं चल रहा, ये सूरज नहीं चल रहा। ठीक है, एक्चुअल बात क्या है वो हमने उसको बताना है, वो चीजें हमें समझानी है। जैसे बारिश आती है, जब से छोटा छोटा जो बच्चा होता है स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट करता है, बारिश आ रही है, तो वो क्या कहेगा, बादल रो रहे हैं, भगवान जी रो रहे हैं, भगवान जी क्यों रो रहे हैं, ऐसे सवाल पूछेंगे, है ना। तो ये इनके माइंड में जो इस टाइप की बातें हैं, उन चीजों को हमें क्लियर करना, वो क्या होता है आपका कंसेप्ट क्लियर कराना, यानी कि अप्रोचेस। तो ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। एक्टिविटीज यानी कि क्रियाकलाप, गतिविधियां, एक्टिविटी के थ्रू करवाना। पर्यावरण में तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो ये भी आपके बहुत काम आने वाली चीज है। एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल वर्क, एक्सपेरिमेंटल करवाना, बच्चे को क्या कराना, एक्सपेरिमेंट कराना, और प्रैक्टिकल वर्क कराना, यानी कि प्रैक्टिकली कराना। मान लो चिड़ियाघर के बारे में बताना है तो उसको लेके जाओ, जैसे गार्डन वगैरह के बारे में बताना है तो उसको लेके जाओ। रिलेशन का है तो अगर किसी शादी में हम जाते हैं या स्कूल में कोई फंक्शन होता है, तो वो चीज़ें हम बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हैं। ट्रैवल वाली चीज़ें हैं तो उसको ट्रैवल पे लेके जाओ। क्लियर। डिस्कशन, चर्चा कीजिए। बच्चा किसी शादी से आता है या छुट्टियां मना के आता है या कहीं घूम के आता है, तो वो चर्चा कीजिए। जो आसपास की चीजें देखता है, घर में वो जो एनवायरनमेंट है उसका भी मेरे सामने, जैसे लाइट है, बुक्स पड़ी है ना, मार्कर है, फोन है, तो ये चीजें हैं। तो ऐसे ही आपके सामने भी कुछ चीजें होंगी, तो ठीक वैसे ही जैसे बच्चा एनवायरनमेंट में रहता है तो उसके सामने क्या है, उसके बारे में वो क्या सोचता है, तो वो चीजें डिस्कस करना, उसके कंसेप्ट क्लियर करना। आगे है टीचिंग मटेरियल और एड्स, शिक्षण जो सामग्री है, जो उपकरण यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम करेंगे, जैसा हमने हिंदी में भी किया था। यहाँ चीज वही है, बस थोड़ा सा ये कि वो लैंग्वेज थी और ये एनवायरनमेंट है हमारा। क्लियर। और प्रॉब्लम्स, कि क्या प्रॉब्लम्स आती है टीचर को, जब टीचर पढ़ाता है बच्चे को तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन सब के बारे में उसका निदान करना, उसका उपचार करना, वो चीजें आएंगी। जैसे उपचारात्मक, निदानात्मक हमने उसमें पढ़ा था। और है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट CCE, जो कि हर एक सब्जेक्ट में आपका 2-2 मार्क्स का आया ही रहता है, बैठा ही रहता है पहले से ही चौकड़े लगा के। तो आपका CCE इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें स्किल आ जाएंगे आपकी, हिंदी में स्किल नहीं थी, इसमें स्किल आ जाएंगे आपकी। CCE सतत व्यापक मूल्यांकन जो है, निरंतर मूल्यांकन जो आपका, ठीक है, कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव जो आपका मूल्यांकन है, वो वाला इसमें आता है। क्लियर है। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आप यूं बताओ, जो EVS की बुक है वो कौन सी क्लास से स्टार्ट होती है। EVS की जो बुक है वो कौन सी क्लास से स्टार्ट होती है, फर्स्ट से होती है, सेकंड से होती है, थर्ड से या फोर्थ से, कौन सी क्लास से होती है। तो आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, वो बोलेंगे कि फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अगर मान लो किसी का बच्चा जाता होगा स्कूल में, या किसी के पड़ोसी का बच्चा जो उनके घर आ जाता हो, तो वो उसका थोड़ा सा पता रहता है कि हाँ भाई EVS फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है। या किसी के भतीजे वगैरह जाते होंगे तो भतीजे जाते, उसको यूँ होगा कि हाँ फर्स्ट से जाते हैं, फर्स्ट से EVS स्टार्ट होती है। EVS जो है वो आपकी थर्ड से होती है स्टार्ट। NCERT की EVS जो है वो आपकी थर्ड से स्टार्ट होती है, 3rd to 5th आपकी EVS होती है, यानी 3rd, 4th, 5th आपकी EVS होती है। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। और आता क्यों है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूलों में क्या है, फर्स्ट क्लास से EVS स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि भाई फर्स्ट से होती है या थर्ड से होती है, हम बता नहीं पाते। तो आपका 1 नंबर इसकी गांठ बांध लेना अच्छे से। तो EVS जो है वो आपकी 3rd क्लास से स्टार्ट होती है। दूसरा, आप एक चीज और है कि EVS की फुल फॉर्म क्या है। EVS की फुल फॉर्म क्या है, आप में से बहुत से ऐसे कहीं इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोशल साइंस, नहीं, EVS पर्यावरणीय शिक्षण अध्ययन है, यानी कि EVS क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज है आपका। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार 2014 में, शायद पता नहीं 15 में पूछा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं अच्छे से। सितंबर वाली पहले जब 2 पेपर होते थे उस टाइम का है ये। तो EVS की फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज है। साइंस नहीं करना, ना ही सोशल साइंस करना, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टडीज है, अध्ययन करना है आपको उसमें। क्लियर है। अब और एक बहुत ही अच्छी सी चीजें हैं भाई, वो आपको मैं बताती हूँ, तो वो क्या है, पहले बोर्ड इरेज कर देते हैं। आई थिंक सिलेबस आपको अच्छे से कवर हो गया होगा, 3 मार्क्स का। ज़्यादा इसकी क्लासेस नहीं रहने वाली भाई, ऐसा कुछ नहीं है कितना सिलेबस बता दिया मैम ने, पता नहीं कितनी क्लासेस रहेंगी।
ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लासेस, 30 मिनट की क्लास होती है, 30 की तो होंगी भी नहीं, शायद कम भी हो जाए। अगर 30 की होगी तो बस 10 क्लासेस होंगी आपकी। तो आप मुझे यूँ बताइए, थर्ड क्लास की जो बुक होती है उसका नाम क्या है? थर्ड क्लास की जो बुक है ईवीएस की, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है भी बुक का नाम क्या है। हिंदी की बुक का नाम पूछ लेते हैं, जैसे रिमझिम है हिंदी की बुक का नाम, इंग्लिश की बुक का नाम पूछ लेते हैं, ईवीएस की बुक का नाम पूछ लेते हैं। आप जिस इसके बारे में कर रहे हो, जिस इसके बारे में आप पढ़ाओगे बच्चे को, उस चीज़ का आपका जो है बुक का नाम पता होना चाहिए आपको। तो ईवीएस की जो थर्ड क्लास की बुक है, थर्ड हो चाहे वो फोर्थ है चाहे वो फिफ्थ है, ईवीएस की बुक का नाम है आपका आसपास, यानी कि लुकिंग अराउंड। ईवीएस की बुक का नाम क्या है? लुकिंग अराउंड, आसपास। ये भी ध्यान में रख लेना भाई, 1 मार्क्स आपका पक्का हो रहा है। आसपास यानी कि लुकिंग अराउंड आपकी बुक का नाम है। ठीक, चाहे वो आपकी थर्ड क्लास की बुक है, चाहे आपकी फोर्थ की है, चाहे वो फिफ्थ की है। एक चीज और, थर्ड क्लास की बुक जो है उसका आप जो इसकी पिक्चर है आप देख पा रहे होंगे थर्ड क्लास की बुक, तो इसमें एक चिड़िया बनी हुई है, कौवा बना हुआ है, पेड़ पौधे हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ी सी चीज़ें बनी हुई है, छोटा सा एक संसार है अगर मैं कहूँ तो। वो क्यों है? क्योंकि थर्ड क्लास में बच्चे का एनवायरनमेंट जो होता है वो यहाँ तक ही होता है, ज़्यादा उसका दायरा ज़्यादा नहीं होता, उसका क्या होता है, सीमित दायरा होता है। वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं देखता, उसका अवलोकन इतना नहीं होता। बस चिड़िया देख ली, कौवा देख लिया, पेड़ पौधे, बस यही चीज़ें उसने देखी होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसका एनवायरनमेंट। आजकल तो फिर भी होता है, 2 साल का बच्चा होता है उसको दिन दूर घुमाने ले जाते हैं भाई, हम तो आज तक नहीं गए, बच्चे 2-2-3 साल के चले जाते हैं, तो वो एक अलग बात है बस। बट बेसिकली अगर हम बात करें तो ऐसा ही कुछ है कि थर्ड क्लास के बच्चे का इनकी चिड़िया देख ली, कौवा देख लिया, बस यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, और फोर्थ क्लास का आप देख पा रहे होंगे, कवर देख पा रहे होंगे, बुक का कवर। फोर्थ क्लास में क्या है भाई? गाड़ी है, बच्चे हैं, है ना, और टीचर जो है वो पढ़ा रही है, थोड़ी सी छोटी सी पिक्चर है इधर, है ना। तो ये चीज़ें यानी कि ये क्या है, बच्चे ही हैं। फोर्थ क्लास में थोड़ा सा दायरा उसका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, पेड़ पौधे थोड़े से ज़्यादा हो गई, आगे ना ये चीज़ें। फोर्थ क्लास में क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बच्चे ने ड्राइंग कर रखी है ना, बच्चों ने क्या कर रखी है भाई? ड्राइंग कर रखी है। आप यहाँ देख पा रहे हो पिक्चर में, बच्चे ने क्या कर रखी है? ड्राइंग करके, यानी कि फोर्थ क्लास का क्या है, थोड़ा दायरा जो है थोड़ा सा बढ़ गया। अब आगे फिफ्थ क्लास का अगर हम बात करें, फिफ्थ क्लास की जो बुक है उसके कवर की अगर हम बात करें तो उसमें आप देख पा रहे हो गाड़ी जो खड़ी है, गाड़ी तो फोर्थ क्लास वाली बुक में भी थी, लेकिन यहाँ जो गाड़ी खड़ी है उसका धुआं भी निकल रहा है। मीन्स हम बच्चे को पहले हमने ये सिखाया फोर्थ क्लास में कि भाई इसमें तेल डलता है, ये तेल से चलती है, इस टाइप से चलती है, लेकिन फिफ्थ में हम उसको ये भी सिखा रहे हैं कि भाई ये प्रदूषण भी करती है, इससे प्रदूषण भी होता है, ये धुआं छोड़ती है। तो ठीक है, तो यानी कि जैसा बुक का कवर है, मतलब जो चीज़ें हमें पढ़ानी है उसको एक्चुअल में पढ़ानी है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ानी है उसको। बारिश हो रही है यहाँ देखो, क्योंकि थर्ड क्लास का बच्चा पता है कि इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाया, बारिश क्यों होती है, जल चक्र क्या होता है, लेकिन फिफ्थ क्लास में हम क्लियर करवा सकते हैं उसको, ये चीज़, ये कंसेप्ट जो उसको क्लियर करवा सकते हैं। कुछ कुछ उसकी समझ जो है विकसित हो जाती है। वो ये नहीं कहेगा बादल हंस रहे हैं, बादल रो रहे हैं, भगवान जी रो रहे हैं, ऐसा नहीं कहेगा वो। तो इसलिए क्या है, तो बारिश का सीन भी है इसमें, और एक जो है पेपर कटिंग से डॉगी की पिक्चर, डॉगी बना हुआ है। तो मतलब बच्चे इस एज में क्या कर सकते हैं, काम जो है, इनकी जो चीज़ें जो है वो करके सीखते हैं, वो इस चीज़ को कर सकते हैं, इनकी ऐसा कौशल जो है उसमें विकसित हो जाता है बच्चे में। फिफ्थ क्लास तक आते आते वो उस चीज़ को कागज़ से, पेपर से वो कटिंग करके वो उस चीज़ को बना सकता है। ठीक है भाई, तो इसके बारे में इतना ही है। और देखो बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, जो थर्ड क्लास का था उसमें बिल्डिंग नहीं थी, फोर्थ वाले में भी नहीं थी, लेकिन फिफ्थ वाले में है, क्योंकि उस चीज़ को बच्चा समझ सकता है इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे है। अब बिल्डिंग होगी, बच्चा उसको पूछेगा क्यों है ये इतनी बड़ी, कैसे है, इतनी ऊंची बनाई कैसे, किसने बनाई। तो इसलिए तो यानी कि जो बुक का कवर है वो ही सब कुछ बता देता है कि हमें बुक में क्या पढ़ाना है, इसके ऊपर क्या है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने सिलेबस समझा के आपको बता दिया ना कि भाई हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा सिलेबस। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से। इतने आसान तरीके से तो आपको कोई नहीं बता सकता भाई, बिल्कुल इजीली वे में बताया है, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाया है। और आपने बच्चों को बच्चे बनकर ही पढ़ाना पड़ेगा। एक यूँ सोचो मैं तो भाई हाँ मैं तो टीचर बन गया भाई, मैं तो सब कुछ हूँ, मेरे को तो अच्छी सैलरी मिल रही है, चलो भाई मजे है, मेरे तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बच्चे को बच्चा बनकर ही पढ़ाना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो अब आगे बात करते हैं कि ईवीएस क्या होती है, इसका महत्व क्या है, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आपको।
ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमने अभी सिलेबस किया है, उसमें फर्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, टेंशन मत लो, कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसे ऐसे नाम देख के टेंशन में मत आओ भाई, बिल्कुल इजी है। पर्यावरण सबसे इजी मैं पेडागोजी बताऊँ ना तो वो आपकी ईवीएस की है, क्योंकि ईवीएस में होता क्या है, अपने आसपास की चीज़ें तो होती है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, सिंपल चीज़ें होती है, बस आपको समझना है उस चीज़ को। सबसे पहले हम क्या करेंगे भी ईवीएस में, इसका मीनिंग करेंगे, हम मीनिंग जानेंगे, ईवीएस का मीनिंग क्या है, एनवायरमेंटल क्या होता है, कहाँ से ये शब्द लिया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद देन हम करेंगे भी इसका स्कोप क्या है, अवधारणा क्या है इसकी, देन इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, क्यों पढ़ाना चाहिए भाई, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या ज़रूरत है हमें इसकी, ऐसा क्या है इसमें जो हम बच्चों को ये पढ़ाए, जो हम इसको सेकंड तक नहीं पढ़ा रहे, थर्ड से हम इसको लागू कर रहे हैं, क्यों, ऑब्जेक्टिव्स इसकी, उद्देश्य क्या है, क्या हमें प्राप्त होगा, क्या चाहते हैं हम, इसको पढ़ा के हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हम करेंगे। एक है 5E आपका, 2-3 सालों से आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले तो नहीं पूछे जाते थे बट अभी 5E से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपसे। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज मैं आपको जब हमारा ये टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और आपसे पूछूंगी कि ये दिया किसने है, किसकी ये अवधारणा है, तो ये रोजर बीबी का दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना, आपसे जरूर पूछूंगी मैं। अब बात करते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करते हैं, इजी इजी चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण शब्द जो है, हमेशा मैं आपको बात करती हूँ, जो शब्द है उसको पकड़ो भाई, वो क्या कहना चाह रहा है, वो शब्द जो है उसमें कुछ, हर शब्द में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है, तभी तो वो नाम दिया है ना, कुछ सोच समझ के दिया हुआ होता है, एक्चुअल मीनिंग उसी में होता है। पर्यावरण, प्री प्लस आवरण, संधि है भाई इसमें, ई को यह हो रहा है, ई के बाद स्वर आ गया, आ गया, तो ई को क्या हो गया, यह हो गया। अब कौन सी संधि है वो आप बताओगे, स्वर संधि है, लेकिन पार्ट कौन सा है वो आपने बताना है। तो प्री प्लस आवरण, यानी कि प्री मीन्स चारों ओर से, प्री मीन्स क्या होता है, चारों ओर से, आवरण मीन ढका होना या घिरा होना, प्री प्लस आवरण यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर से ढका हुआ, शोर होता है, चारों ओर से घिरा हुआ यानी कि चारों ओर से ढका हुआ, क्या ढका हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन से लैंग्वेज से ले रहे हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज काफ़ी बार पूछा जाता है कि लैटिन और फ्रेंच, ये जो है थोड़ी सी कर देती है, कंफ्यूज कर देती है बंदे को कि कौन से लैंग्वेज से लिया गया है। तो एनवायरमेंट शब्द जो है वो एनवायरोनेर, ये जो वर्ड लिया गया है ये आपका फ्रेंच वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है भाई, फ्रेंच वर्ड है। एनवायरमेंट तो आपका इंग्लिश वर्ड है, कई एनवायरमेंट को फ्रेंच वर्ड बोल दो, ऐसा होता है साइकोलॉजी में भी, है ना। साइको प्लस लोगस कहाँ से लिया गया है भाई, तो लोग साइकोलॉजी का पूछा जाए उसको लेटिन कर देते हैं, वो लेटिन कहाँ से हो गया, साइकोलॉजी तो इंग्लिश का वर्ड है ना। तो ठीक वैसे ही एनवायरमेंट है वो तो आपका इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड कौन सा है, फ्रेंच वर्ड ये है एनवायरोनेर, एनवायरोनेर यानी कि पड़ोस, ये आपका फ्रेंच वर्ड है, ना कि ये आपका क्या है, इंग्लिश वर्ड है। इतना ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये बात आपका 1 नंबर पक्का दिलाएगी। अब हम बात करते हैं पर्यावरण, कौन सा पर्यावरण, कौन सा आवरण, कौन सा ढका होना। तो आप, ऐसा नहीं है पड़ोस का मतलब ये नहीं आप घर से बाहर निकल के जाओगे, आप नहीं, सॉरी बच्चे, छोटा बच्चा जो घर से बाहर निकल के जाएगा वही पर्यावरण है, नहीं भाई। जहाँ आप खड़े हो, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे आमने सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, पीछे भी है, आगे भी है, बराबर में भी है, आप बैठे हो, आपके पास पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके जहाँ आप खड़े हो, जहाँ आप देख पा रहे हैं, चाहे वो आपका घर है, पड़ोस है, गाँव है, स्कूल है, गली से आप जाते हो, मतलब जो आप देख पा रहे हो अपने आसपास बच्चे को दिखता है, वो सब क्या है, पर्यावरण है। छोटा बच्चा है, उसके मन में बहुत जिज्ञासा होती है, आजकल तो फिर भी बच्चे फ़ोन देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, मतलब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पूछते ही नहीं है, उनको फ़ोन पे अपने आप से पता लग जाता है, वो हमें बताते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। ऐसा टाइम आ गया है। लेकिन थोड़ा सा अगर पहले की हम बात करें, हमारी जनरेशन की अगर हम बात करें, तो भाई क्या होता था कि ज़्यादा चीज़ें नहीं होती घर में, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं, घर से बाहर निकलता है, गली मोहल्ला है, तो बच्चे को एक क्यूरियोसिटी होती है, ये पेड़ इतना बड़ा क्यों है, ये इतना छोटा क्यों है, ये खंबा कैसे खड़ा है, ये मकान कैसे खड़ा है, ये छत हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरती, ये पशु बोलते क्यों नहीं है ना, ये चाची कैसे है, ये दादी कैसे हो गई, है ना, ये मामी कैसे है, कुछ इस टाइप से। स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, तो इन चीज़ों को क्लियर करवाना, इन चीज़ों के बारे में बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है, तो यही क्या है, यही आपका पर्यावरण है, यही हमने अध्ययन करवाना है, क्योंकि बच्चा यही चीज़ें देखता है, हमने उसको अध्ययन कराना है, हमने जो अवधारणा उसके दिमाग में है कि अपने आप से वो बनाता है, वो हमें उसकी क्लियर करनी है, वो हमें इसकी क्या करनी है, क्लियर करनी है भाई, ठीक है। तो ये है हमारा पर्यावरण, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब आप देखते हैं कि प्राइमरी लेवल पर ईवीएस क्या है।
प्राइमरी लेवल पर जो पर्यावरण शिक्षा हम देने चाहते हैं, पर्यावरण की शिक्षा हम देना चाहते हैं, वो क्या है? तो प्राइमरी लेवल पर हम पर्यावरण की शिक्षा एज अ ईवीएस के रूप में देते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि प्राइमरी लेवल पर हम बच्चे को पर्यावरण कैसे सिखाएंगे, तो वो एज अ ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज के रूप में सिखाएंगे। भाई पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षण ये अलग अलग चीज है। पर्यावरण शिक्षा क्या है? ये जो पर्यावरण शिक्षा है, जरूरी नहीं हम 3rd से 5th को ही देंगे, पर्यावरण शिक्षा हम हर एक को दे सकते हैं। लेकिन पर्यावरण शिक्षा जो है वो हम प्राइमरी लेवल पर बच्चे को किस रूप में सिखा रहे हैं, तो हम पर्यावरणीय शिक्षण अध्ययन के रूप में सिखा रहे हैं, इनके एनवायरमेंटल स्टडीज के रूप में सिखा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना भी, क्लास 3rd to 5th और उनकी बुक है आसपास। और वो बुक मैंने कहा था ना इंटीग्रेटेड का मतलब ये नहीं है कि एकीकृत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सोशल साइंस की अलग होगी, ऐसा नहीं है। सेपरेट बुक है, सिर्फ एक ही बुक है, उसी में सारी इकट्ठी है। सोशल साइंस भी उसी में आ जाती है, साइंस भी उसी में आती है, आपका पर्यावरण भी उसी में आ जाता है। इनकी एक सेपरेट बुक लगी हुई है ईवीएस की, जैसे इंग्लिश हिंदी होती है वैसे। क्लियर? हम कहते हैं ना इंटीग्रेट करके पढ़ाएं, तो इंटीग्रेट करके वो 1 और 2 में यानी कि 1st और 2nd में पढ़ाते हैं, उसके बाद उसकी सेपरेट बुक हो जाती है ईवीएस की। पहले हम 1st 2nd में क्या करते हैं, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, उसी में जो पर्यावरण है वो घुसा देते हैं। क्लियर? अब आगे है ईवीएस में विज्ञान है आपका, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरणीय शिक्षा, तीनों ही आपकी क्या है, शामिल है। ठीक है भाई, अब आगे इसके घटक करते हैं, इनके पर्यावरण के घटक कौन से हैं, घटक के बारे में जानेंगे। तो चलिए भाई उसके बारे में जानते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण के विभिन्न घटकों में अंतःक्रिया मीन्स इंटरेक्शन आपस में। तो वो कैसे होती है, क्योंकि पर्यावरण है तो उसमें पेड़ पौधे भी है, दीवार भी है, मकान भी है, जीव भी है, और हमारे रीति रिवाज भी है, हमारे रिलेशंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उनमें अंतःक्रिया, तो ये क्या है, एक दूसरे से अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इनको हम अलग करके नहीं पढ़ा सकते कि भाई हाँ बिल्डिंग्स के बारे में हम अलग पढ़ाएंगे बच्चे को, रिलेशंस के बारे में अलग पढ़ाएंगे हम बच्चों को, पेड़ पौधों के बारे में अलग पढ़ाएंगे, नहीं भाई। तो सबसे पहले जैविक वातावरण की बात करूं तो जैविक वातावरण में जो आपकी चल चीजें हैं, चल मीन्स जो अपनी दैनिक क्रियाएं जो है, अपनी गतिविधियां जो है वो खुद करते हैं। जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए, इनकी जो सांस ले रहे हैं अभी, जो अपना भोजन कर रहे हैं, जिनका अस्तित्व है, वो आपके क्या हो गए, इसमें आ गए। सूक्ष्म जीव भी आ गए इसी में भाई, आपकी मच्छर मक्खियां जितने भी हैं सारे इसी में आ गए। मनुष्य यानी कि मानव जाति, तो वो आपकी किस में आ गई, वो भी इसी में आ गई। पशु पक्षी वो भी सारे किस में आ गए, वो भी सारे आपके जैविक वातावरण में आ जाएगा। जैविक और अजैविक 2 टाइप के वातावरण होते हैं, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था ये। तो जैविक यानी कि भौतिक और अभौतिक, तो ये आपका अभौतिक जो यानी कि जो जैविक वातावरण है उसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे सामाजिक और सांस्कृतिक बात करें, पहले इसकी कर लेते हैं भौतिक वातावरण की। तो भौतिक वातावरण यानी कि जो भौतिक चीजें हैं, हम कहते हैं ना भौतिक विलास की चीजें, भौतिक सुख सुविधाएं। तो भौतिक सुख सुविधाएं क्या होती हैं, वो जैसे मकान है, अचल चीजें, वायु है आपकी, मकान तो चलो ठीक है वो जहाँ से बाद में बनता है उससे बना लेते हैं हम भाई। वायु है आपकी, मृदा है, ठीक है, जल है, चट्टाने हैं। तो ये किस में आ गई, आपकी नदियां हैं। तो ये किस में आ गई, ये आपके भौतिक वातावरण में आ गई। ये क्या है, आपका भौतिक वातावरण है, इनको हम जैविक वातावरण में नहीं शामिल कर सकते। लास्ट है आपका सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। भाई ये चीजें ना इंपॉर्टेंट है, यूं मत सोचना कि तो बातें हमें आती है, क्वेश्चन में, ये पेपर में भी आती है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में क्या आते हैं, आपके रीति रिवाज। क्या आते हैं भाई, आपके रीति रिवाज, आपके नृत्य, आपकी गायन कला, आपके रिश्ते नाते, ये किसमें आप आते हैं, आपके ये आपके सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण में आते हैं। और एक रह गया अभी त्योहार वाला क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि त्योहार जो है वो कौन से में आएगा, वो जैविक वातावरण है, भौतिक है, या आपका सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। तो त्योहार जो है वो आपका किस में आएगा, त्योहार को कुछ लोग क्या करेंगे, जैविक में करेंगे, इसमें तो मनुष्य होते हैं, एंजॉय करते हैं, मतलब लोग होते हैं एंजॉय करते हैं ना। तो नहीं, त्योहार जो है वो आपका इसी में आएगा। त्योहार किस में आएगा, इसी में आएगा। रिश्ते नाते ये सारी चीजें किस में आएंगे, आपकी
इसी में आएंगे। तो ये 3 घटक है, जैविक घटक है, भौतिक है और आपका सामाजिक सांस्कृतिक घटक है। ये 3 घटक आपस में अंतःक्रिया की हुई है, इनके देखो मिलाए हुए हैं भाई, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इनके बारे में हम ईवीएस में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अब थीम से करेंगे हम। थीम यानी कि 1 नंबर आपका पक्का है। थीम से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई ये थीम का विषय कौन सा है, थीम का उपविषय कौन सा है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इतना समझ आ गया ना। और नोट्स बना रहे होंगे, अगर नहीं बना रहे ना तो भी कोई जरूरत नहीं है बनाने की। बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मेन पॉइंट्स लिख लो। अगर नहीं बना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे घटक है। अब हम करेंगे थीम्स। थीम्स हमारी डस्टर कहाँ गया? अब हम करेंगे भाई थीम्स। थीम्स 6 थीम्स है आपकी, 6 थीम्स है आपकी। 1 नंबर पक्का है भाई, 100%, 100 भी नहीं 1000% पक्का है 1 नंबर। उतार लो चाहे इसको, चाहे वैसे याद कर लेना, एक इंटरेस्टिंग वे में याद करेंगे। थीम्स कितनी है आपकी, 6 है। थीम से क्वेश्चन क्या आता है, तो क्रम संख्या पूछ ली जाती है, क्रम संख्या में बताइए। या फिर थीम्स यानी कि विषय कौन कौन से हैं थीम्स के, 3 ये दे देंगे, 1 अलग से दे देगा, या फिर 1 ये दे देगा, 3 अलग से दे देगा, या फिर आपसे उपविषय की भी उपविषय कौन सा है। क्लियर, सिंपल है। आप सोच रहे हो इतने आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, सीटेट में आसान ही पूछे जाते हैं भाई, मुश्किल नहीं पूछते। तो सबसे पहले आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप कहीं खो गए हो भाई, या मान लो कहीं भी आप आए हो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अपने पेरेंट्स चाहिए, अपने भाई बहन मम्मी पापा, ये चाहिए ना, फैमिली चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स चाहिए। ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स के बाद क्या चाहिए भाई आपको, भोजन चाहिए, भूख लगी है भाई। फैमिली और फ्रेंड्स के पास क्या चाहिए भाई, भोजन चाहिए, भूख लगी है, भूख लग गई, भूख मिट गई, उसके बाद पानी की नीड होती है भाई, हाँ पानी भी दे दो, कुल्ला कर लिया भाई। ठीक है, भूख भी मिट गई, रिश्तेदार भी मिल सॉरी घर वाले परिवार वाले भी मिल गए, दोस्त भी मिल गए, तो भूख भी मिट गई, पानी भी पी लिया, उस वो भी पूर्ति पूरी हो गई। तो अब हमें क्या चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। अब क्या चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, इनकी शेल्टर। शेल्टर भी मिल गया। अब हमारी नीति कुछ ऐसी है, जितना भी दो ना उतनी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, इतनी हमें और चाहिए। तो शेल्टर भी मिल गया, तो हमें क्या चाहिए, हमें अब घूमना भी है। अब इतनी चीजें मिली है तो हमें क्या करना है भाई, सैर सपाटा भी करना है, तो हम ट्रैवल भी करेंगे। ट्रैवल कर लिया तो भाई कुछ चीजें भी तो करेंगे ना, कुछ करेंगे भी तो भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, ऐसे तो घर भी नहीं चलेगा। भोजन कर लिया, खाना खा ली सॉरी पानी पी लिया, शेल्टर भी मिल गया, ट्रैवल भी कर लिया, तो हम कुछ चीजें भी करेंगे, कुछ काम भी करेंगे, यानी कि थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं, चीजें जो हम करते हैं। क्लियर, बहुत ही इजी वे में बताया है। सबसे पहले आपका फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। क्लियर, अब इसके 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट हमें फैमिली और फ्रेंड्स मिलेंगे, तो उसमें हम क्या होता है, फैमिली में हमारे क्या होता है, फ्रेंड्स में हमारे क्या होता है भाई, एनिमल्स हमारे शामिल हो गए। हमारे घर में एनिमल भी होते हैं, कुत्ता बिल्ली जरूर होते हैं, अगर भैंस गाय नहीं है तो वो होते हैं भाई। प्लांट्स, पौधे आपके, रिलेशन आपके, मामा मामी चाचा चाची जो भी है आपके रिलेशंस, और आपके वर्क एंड प्ले, जो आप उनके साथ मस्ती करते हो, वो शामिल होते हैं। तो ये 4 तो है उपविषय, ये 4 क्या है, थीम के उपविषय, इनको तो आप उपविषय बोलोगे। और ये 6 जो है यानी कि ये 6 जो है, इनको आप विषय बोलोगे। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे थीम वाला क्वेश्चन आपको ना मिले, ये मेरी गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ। तो ये आप 1 नंबर पक्का है। तब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ज्यादा मुश्किल वाली चीज नहीं है। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखना पड़ेगा भाई। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उपविषय है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या यानी कि जो पाठ्यचर्या है, ईवीएस का जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या में, ईवीएस के पाठ्यचर्या में उपविषय है। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। तो ऑप्शन है आपके 4 दे रखे हैं भाई। परिवार और दोस्त यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार और आपका क्या है, दोस्त है,
फैमिली एंड फ्रेंड है, आश्रय है यानी कि आपका शेल्टर है। भाई हिंदी में मैंने कहा था ना थोड़े से नाम मुश्किल होते हैं, वो आश्रय है, जल्दी से समझ नहीं आता आपके। और क्या है, पौधे हैं आपके, यानी कि आपके प्लांट्स आ गए। और क्या आ गई, आपका यात्रा यानी कि आपका ट्रैवल आ गया। तो इसने क्या कहा है हमें कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय पूछा है, उप थीम जो है वो हमारी पूछी है, सब थीम जो है परिवार और फ्रेंड, परिवार और दोस्त। सबसे पहले हमें परिवार और दोस्त ही चाहिए, तो ये हमारी उपविषय नहीं है, यानी कि फैमिली और फ्रेंड हमारे उपविषय नहीं है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। आश्रय भी हमारी उपविषय नहीं है, आश्रय हमें चाहिए ही चाहिए। पौधे आ गए भाई, इसको छोड़ देते हैं। यात्रा भी हमारी क्या है, विषय है। यात्रा हम जो सबसे लास्ट से पहले करते हैं कि 5 नंबर वाला जो हमारी यात्रा है। तो पौधे जो है वो आपका किस में आता है, वो इसी के अंडर आ जाता है, फैमिली और फ्रेंड्स में। तो पौधे आपकी क्या है, वो आपका उप विषय है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। और ये किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मुझे ध्यान नहीं कौन से साल का है, बट आया हुआ है, सीधा सीधा आया हुआ है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, चलो देखते हैं। तो भाई क्लास को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। अब एक आधे क्वेश्चन कर लेंगे भाई, ताकि आपको पता चले और मुझे भी पता चले आपको कितना समझ आया है। चलिए भाई, ये है क्वेश्चन। मैंने कहा था ना एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सितंबर में 2014 में आया हुआ है, मैंने ये बताया भी था अभी आपको, मुझे ध्यान नहीं था कि भाई 14 में है या 15 में है एग्जैक्टली। तो ये 2014 में आया हुआ है, सीटेट के क्वेश्चन है कि ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो देखो लैंग्वेज थोड़ी सी इसने घुमा दिया इस बात को, संक्षेपण नाम देके इसने थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया। तो किसके लिए यूज होता है भाई, एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़, क्योंकि ये अध्ययन है, पर्यावरणीय शिक्षण अध्ययन है। आगे है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये भी सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वो हमें बताना है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य। तो कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, ये तो बिल्कुल ठीक है, जोड़ना चाहिए भाई। आगे है आपका, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, ये बिल्कुल गलत बात है। अनुशासन, कड़ा अनुशासन वो तो रखना ही नहीं है। लोकतांत्रिक जो वातावरण है वो हमें क्लासरूम में रखना है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये बात ठीक है। और बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा राइट आंसर क्या है, बी, कि अनुशासन, कड़ा अनुशासन सुनिश्चित करें। ये बात बिल्कुल गलत है, कड़ा अनुशासन सुनिश्चित नहीं करना। हम बच्चों को आज के टाइम में, यानी कि जो हमारी शिक्षा नीति है, जो एनसीएफ कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको ये नहीं कह सकते कि चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो एक बार में एक ही बोलेगा, फालतू नहीं बोलेगा। एक बार बता दिया ना बस बहुत है, बार बार नहीं बोलना। इस टाइप से हम सेंटेंसेस हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य बताना है, कि उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे ऑब्जेक्टिव हमने किए नहीं है, फिर भी कर लेते हैं भाई, क्लास में हमने आज किए नहीं थे, फरवरी में आया हुआ है 2014 में। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ जो है उसको विकसित करना, उद्देश्य बता रहा है भाई, गहन समझ को विकसित करना। अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, क्या करना भाई, अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। और कक्षा की पढ़ाई को जो शिक्षार्थी है उसके विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता देना। और क्या है, कक्षा स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो यहाँ इसने क्या कहा है कि प्राथमिक स्तर पर हमें क्या बताना है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव हमें बताना है। तो प्राथमिक स्तर पर ना तो हमें गहन अध्ययन चाहिए, बच्चे का गहन अध्ययन की नीड होती है कि भाई उसको गहन अध्ययन होना चाहिए, ना ही हम उसे आगे के लिए तैयार करते, हमें तो उसको पर्यावरण की समझ देनी है। यही पढ़ा है ना हमने, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलाप ये भी हमने नहीं करवाने, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। जितना हमने आपको पर्यावरण के बारे में बताया आज, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं था। जस्ट एक उसका रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करना, उसका जो एनवायरनमेंट है उसको हर एक चीज़ से कनेक्ट करना, है ना। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, तो कुछ उस टाइप से। तो यानी कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से कनेक्ट करना, उसको रिलेट करना, ये क्या है आपका, उसमें सहायता करना, ये क्या आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ईवीएस पढ़ाने का। आगे है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, उसको साकल्य यानी कि एक समग्र रूप से उसको देखने के लिए योग्य बनाना उसको। दूसरा है आपका पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। विद्यार्थी के बस्तों को बोझ कम करना, ऐसा भी नहीं है। अगर बोझ को कम करना होता तो फिर ये एक भी नहीं लगाते। विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, ये तो चीज़ें मतलब जिसने पेडागोजी नहीं पढ़ी है कभी वो भी आंसर दे सकता है। इसका मेन रीज़न क्या है कि भाई शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना है, उसको समग्रवादी, उसको एक हर एक चीज़ को एक संपूर्ण रूप में देखने के ढंग से, यानी कि ना कि वो एक चीज़ हर एक चीज़ को अलग अलग देखे कि हाँ ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ होती है, उस चीज़ को अलग रूप में ना देखे, यानी कि उसको इकट्ठे समग्र रूप इंटीग्रेट हमने किया है उस चीज़ को। इसलिए क्या है, इसका उद्देश्य क्या है भाई, उस बच्चे को योग्य बनाना। ये तो हमने क्या नियम करेंगे नहीं भाई। हाँ, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। अभी हमने जहाँ इसको आंसर पढ़ा है वही ये क्वेश्चन है, वही चीज़ें रिपीट होती है। देखो 2014 का क्वेश्चन 2018 में आ रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा भाई, ईवीएस की जो शिक्षण अधिगम है जिसको विद्यालय के बाहर से जीवन, बाहर का जो जीवन है उससे हम उसको जोड़ना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं, तो उसका हमारा क्या उद्देश्य होगा। तो उसका उद्देश्य हमारा क्या होगा कि भी वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे जो है और चिंताएं जो है उनको पाठ्यपुस्तक से लिंक करना। उनको क्या करेंगे, पाठ्यपुस्तक से लिंक करेंगे, उसको पाठ्यपुस्तक से जोड़ के देखेंगे उन चीज़ों को। ऐसा ना हो कि विद्यालय की जो दुनिया है, यानी कि स्कूल की जो लाइफ है वो एक अलग ही हो और बाहर जाकर देखे तो वो चीज़ें अलग ही हो, यानी कि जो हमने वहाँ सीखा वो बाहर काम ही ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सपेरो वाला तो हम बाद में करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, रूढ़िवादिता वाला, हिंदी में भी हमने किया था ये, और यहाँ ईवीएस में भी है। ईवीएस में हमने जब चैप्टर्स के तब भी किया था ये, मैंने बताया था आपको कि 1 नंबर आपका फ्री का है ये। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है। तो सीटेट में आया क्वेश्चन है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। तो ये आपका क्या है भाई, ये आपका रूढ़िबद्ध धारणा है। आंख बंद करके लिख देना, इनमें ऑप्शन में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए ना तो कुछ मत देखना, सिर्फ रूढ़िबद्ध धारणा टिक देना। 1 नंबर पक्का है आपका, ठीक है भाई। तो ये होती है अभी कंप्लीट आपकी, और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, बिल्कुल नहीं करते आप लोग।